नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और ये इसके बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल बीजेपी के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभाषपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना को भरमाने का प्रयास बताया है। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी पर अपने ही भारी पड़ रहे हैं? क्या यूपी में 2023 लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना होगी? क्या अब यूपी में जातीय जनगणना की मांग का असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा, या फिर आंकड़ा बनाम पिछड़ा का जो बिहार की सियासी लड़ाई है आज यूपी पर भी आने वाली है? पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। विपक्षी दल सपा बसपा यूपी में जातिगत जनगणना कराने की मांग पहले से कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल इसके नेताओं ने भी सरकार से यूपी में जातीय जनगणना कराने की मांग कर अपनी ही सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए जाने के बाद अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। विपक्षी दलों के साथ साथ सरकार के साथी दलों ने भी इस मांग को दोहराया है। उधर कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी लगातार जातीय जनगणना कराने की मांग की जा रही है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार को अपनी नीयत साफ करते हुए जातीय जनगणना शुरू कराने की बात कही। तो वहीं समाजवादी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना के पक्ष में माहौल बना रही है। अखिलेश यादव कई मौकों पर योगी सरकार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर खेलने की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी पिछड़ों को सही संख्या जानने के लिए जातीय जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रदेश सरकार से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग की है। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी पिछड़ों की सही तस्वीर जानने के लिए जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की। विपक्षी दलों की ओर से जातीय जनगणना की लगातार मांग के बीच भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी उसके अपने बन गए हैं। मंगलवार को रायबरेली में सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल इसकी नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। इस तरह एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने 1961 की जनगणना के आधार पर जातीय जनगणना कराने की मांग की। हालांकि संजय निषाद ने इस पूरे दूसरे तरीके से रखा है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार जातीय जनगणना कराती है तो इससे विपक्षों का मुंह बंद हो सकता है और पिछड़ों और दलितों का भरोसा भी बढ़ेगा। इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री पद से इस्तीफा देकर एक बार पहले हाथ छोड़कर दूसरी बार साथ आने वाले ओपी राजभर भी इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के साथ अपने ही सहयोगी दलों की मांग पर सरकार कितना असर होता है। बीजेपी इस दबाव से अब कैसे बाहर निकलती है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत और कितनी गर्माती है, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना की मांग सिर्फ विपक्ष ही नहीं उठा रहा है, बल्कि इस मुद्दे को जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हैं वो भी बखूबी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो घटक दल हैं एनडीए, अपना दल एस, सुभाषपा, सुप्रिया पटेल ने कहा कि समय की मांग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। सुभाषपा के भी एक नेता ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये मांग जो है एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं कि ताकि जो लोग हैं जो वाकई डिजर्विंग है, जिन्हें योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आपने अभी सुना होगा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है, जातीय जनगणना होनी चाहिए क्योंकि जो योजनाएं हैं वो जन जन तक
पहुंचनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अब ये मांग सत्ता पक्ष के जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो इस मांग को बखूबी उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी पर दबाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि पहले विपक्षी दल बीएसपी ने भी इस मांग को उठाया, आरएलडी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया। कांग्रेस के अजय रॉय ने इस बात का जिक्र किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से इस बात पर जोर दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। बिहार के आधार पर देखा जाए, जो बयार वहां से निकलकर सामने आई है, उत्तर प्रदेश तक आप पहुंची और लगातार ये मांग उठने लगी है। एक सुर में ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस नियम के आधार पर होने चाहिए, वो आंकड़े किस आधार पर सामने लाए जाएंगे कि कितनी संख्या किस जाति की है। क्योंकि बिहार में तो आरक्षण का भी जिक्र कर दिया गया कि किस जाति को, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भी मिला हुआ है, उसे भी कैटेगराइज किया गया है। हालांकि सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी की संख्या जो है वो घटाना चाहती है नीतीश सरकार, और किस नियम के आधार पर ये आंकड़े पेश किए गए हैं। जातीय जनगणना की जो मांग, जो आंकड़े निकलकर सामने आए, सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये मांग बखूबी उठाई जा रही है सत्ता पक्ष सहयोगी दलों के द्वारा, एनडीए और अपना दल है सुभाषपा के द्वारा, तो जाहिर सी बात है अब दबाव भी बनता हुआ नजर आ रहा है और अब इसमें सियासत चरम पर है। देखना यह होगा कि क्या ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना होगी, और होगी तो किस आधार पर होगी, और इसका कितना फायदा किसको मिलेगा और कैसे। ये तमाम क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे किसको कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार ये सवाल इसलिए बेहद मायने रखता है। हालांकि चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। क्योंकि वहाँ की अगर बिहार का जिक्र करें तो जातियों के आधार पर वोटिंग की कोई नई बात नहीं है। हमारे साथ राज अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेम नारायण पाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शिवचरण कश्यप जी हैं, सपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिवचरण जी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि समाजवादी बहुत प्रखरता के साथ, आपको आवाज मिल पा रही है शिवचरण कश्यप जी? अनम्यूट करिएगा। जी जी शिवचरण जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जातीय जनगणना अगर देखा जाए, विपक्षी पार्टियां भी उठाती रहीं, अब सत्ता पक्ष के सहयोगी दल भी इस बात को बखूबी जोर शोर के साथ उठा रहे हैं। सवाल ये बेहद मायने रखता है कि आखिर जातीय जनगणना क्यों इतनी अहम है और इसका फायदा किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी तो बहुत पहले से कहते चले आए हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, हर तरीकों से, हर डिबेट में, हर चैनल पे उन्होंने और उनके सभी नेताओं ने हर जगह ये सरकार को चेताया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्यों जरूरी है जाति जनगणना? इसलिए जरूरी है, हमें पता तो चले हमारे समाज के पिछड़े अगड़े कितने वोट हैं, ये हमें जानकारी तो रहे। भाई हमारे समाज के सरकारी नौकरियों में कितने लोग कहाँ पे लगे हैं, कितने लोगों को लगना चाहिए, हमारी संख्या इतनी है, हमारे लोग कम लगे हैं। जाति जनगणना से ये सब क्लियर हो जाएगा। बिहार वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, वहां सब चीज निकल के आ गई सामने कि किस समाज के कितने वोट। सवाल तो वहां पर भी उठाए जा रहे हैं नीतीश सरकार पर कि किस नियम के आधार पर जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए गए। आरक्षण का भी जिक्र हुआ, ओबीसी एससी एसटी की संख्या को घटाना चाहती है नीतीश सरकार, सवाल वहां पर भी उठाए जा रहे हैं। अब सवाल तो ये उठाते रहेंगे, लेकिन करते क्यों नहीं है? भाई करना चाहिए ना इनको। जाति जनगणना से डर क्यों लग रहा है इन्हें? ठीक, क्योंकि यहाँ 85% इकट्ठे हो जाएंगे, वहां 15% रह जाएंगे, इसलिए डर लगता है इन्हें। बिल्कुल, आंकड़े भी पेश करने होंगे उससे पहले
एक जातीय जनगणना के आंकड़े भी कि देखा जाए डिवाइडेशन कितना कौन सी जाति का कितना आंकड़ा है वो भी पेश करना बेहद जरूरी हो जाएगा। फिर आप लोग सवाल उठाएंगे कि ये आंकड़े सही नहीं है, इस तरीके के भी सवाल सामने आ जाएंगे। ये सवाल उठाएंगे तब ऐसी बात आए ना निकल के। अभी हम सवाल, सिर्फ एक सवाल है, जाति जनगणना कराइए, क्यों नहीं कराते हैं? हमारे नेता ने सदन में भी कहा, समाजवादी पार्टी की ये मांग है और बीजेपी के सहयोगी दलों की भी ये मांग है। और हालांकि इस मामले में जो बीजेपी है वो चुप्पी साधे हुए है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि जातीय जनगणना जो है वो विपक्षी पार्टियां जाति को बांटने की एक कोशिश कर रही हैं, उन्होंने कहा। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। राजा अग्रवाल जी, आखिर जातीय जनगणना क्या समय की मांग है? जैसा कि आपके सहयोगी दल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सुप्रिया सुले ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है और एक लंबे अरसे से उठाई जा रही है, लेकिन बीजेपी की कोई खास एक गंभीर प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई इस मामले को लेकर, क्यों? माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल, सुप्रिया सुले, माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि ये समय की मांग है। मैडम, शिवचरण जी बोल रहे थे, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से सुन नहीं पाया। कृपया जो है ठीक है, दोहरा देते हैं राजा अग्रवाल जी, दोहरा देते हैं सवाल को। जातीय जनगणना, अब इस बात को लेकर सियासत बिहार से यूपी तक ये बयार आ चुकी है और लगातार विपक्षी दलों के साथ साथ जो आपके बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी, अपना दल एसकी अनुप्रिया पटेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये समय की मांग है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई गंभीर प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है इस मामले को लेकर। मैडम, गंभीरता, पहले तो सोनी चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए। जी शुक्रिया, आप जुड़े इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ते नहीं हैं। जी जी, देखिए, गंभीरता का विषय तो यह है मैडम कि पहले सभी पार्टियों को अपने गरेबा में झांक कर देखना चाहिए। अपने गरेबा में कांग्रेस को झांक कर देखना चाहिए, अपने गरेबा में सपा को झांक कर देखना चाहिए, अपने गरेबा में जनता दल को झांक कर देखना चाहिए कि किसने कितनी भागीदारी पिछड़ों को और जातिगत आधार पर दे दी। आप सोच के देखिए कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी गद्दी संभालेंगे, मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश यादव गद्दी संभालेंगे और लालू प्रसाद जी के बाद में उनके बेटे गद्दी संभालेंगे। कौन सी जो है इन लोगों ने जो है हिस्सेदारी जो है अपनी अपनी जो है जातिगत समीकरणों की बात करते हैं, कौन सी जाति को इन्होंने हिस्सेदारी दे दी? फिर मैं बात करता हूं, आप पूछ रहे हैं हमारे घटक दल है अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस से जो है वह हमारे घटक दल है, हमारे सहयोगी दल है, उनका अपना अपना एजेंडा अलग हो सकता है। वह जरूरी नहीं है कि उनका जो एजेंडा हो वही भाजपा का भी एजेंडा हो। और हमारे मुख्यमंत्री पहले भी ये वाली बात कह चुके हैं, आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कि ये विषय जनगणना का विषय केंद्र सरकार का है, इसको केंद्र सरकार देखेगी। इस बात का जिक्र किया। तो केंद्र में किसकी सरकार है? आप लोग जो डिबेट पर बैठे हुए हैं उस डिबेट के लिए तो प्रदेश में ही बात हो रही है मालिक। तो केंद्र में किसकी सरकार है? क्यों नहीं प्रस्ताव भेजते हैं वहां? चलिए, राजा अग्रवाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपने बात अच्छा। राजा अग्रवाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, बीच में आवाज थोड़ी सी कनेक्शन डाउन हुआ था। शिवचरण जी कह रहे हैं तो ये प्रस्ताव भेजना चाहिए केंद्र सरकार को, क्यों नहीं भेजा जा रहा है? नहीं, हमारी जब बिहार में सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ में, तो उस समय भी हम लोगों ने इस चीज की चर्चा बिहार में करी थी। और ये जो आज की डेट में हो रहा है, सुशील मोदी जी हमारे जो बिहार के नेता हैं वो ये बात कह चुके हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो ऑन एयर, उन्होंने ये वाली बात कही है कि ये उस समय के आंकड़े हैं जिस समय हम लोगों ने इस चीज का प्रयास प्रारंभ किया था। ये आंकड़े उपलब्ध जनता को अब कराए गए हैं और अगर ये आवश्यक समझा जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में भी आवश्यक समझा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव भेजेंगे और उस पर विचार होगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव कब भेजेंगे? भाई आपने देखा होगा, पहले कश्यप समाज को आरक्षण देने के लिए सदन में कह दिया योगी जी ने। एक समय ऐसा नहीं था नहीं, जब आप योगी जी लोग ने सदन में चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि हम कश्यप समाज को आरक्षण देंगे, और बाद में 2 दिन बाद मुकर विषय गए। तो भाजपा अपने एजेंडे में लेकर आएगी, जैसे हमने आप लोग अरे कहते थे एजेंडे ना में कि मान्यवर राम मंदिर अग्रवाल जी, बनाएंगे, तारीख अग्रवाल नहीं जी हमारे बताएंगे, तो वैसे ही देखिए, कब का कोई विषय नहीं 2 होता करोड़ है, नौकरियां भी कब थी। का कोई विषय नहीं एजेंडे होता में है, 2 करोड़ ठीक है नौकरियां ना। थी। आप एजेंडे जो में किसानों की आय दुगनी चलिए शिवचरण कश्यप जी, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, इस पर हमें जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जाति जो जनगणना वाला मुद्दा जो विपक्ष के लोगों ने उठाया है, 2024 के चुनाव को माननीय मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए घबराए हुए हैं। इसमें इनकी जो बीजेपी पार्टी में जो समर्थक लोग हैं, इनको भी भड़काने का काम कर रहे हैं। जनता इनके मंसूबे को पूरे नहीं होने देगी। ये लोग अभी तक सत्ता से भूखे हुए हैं, इसीलिए वो भ्रम फैला के बीजेपी के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तो जनता जनगणना के चक्कर में ना पड़े, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको साथ देना चाहिए। शुक्रिया सुरेश जी ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं ये बोल रहा था कि जब हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं कि जाति जनगणना देश को बांटने का काम करती है, तो कम से कम उनसे ही सवाल किया जाए, सर ये कैसे करती है? क्योंकि वो परिवार से परिवार को तोड़ रहे हैं, प्रदेश से प्रदेश को तोड़ रहे हैं। आज जब तेलंगाना में एक भाषण देते हैं तो एक परिवार जो वहाँ का सीएम है, उस परिवार का वो क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं कि उन्होंने दुशाला पहनाया। मैम ये क्या हो रहा है प्रदेश में, ये बताएं आप। जनगणना की बात जब आ रही है तो जब उन्होंने कह दिया कि गरीब एक तरफ है, वो एक जनता है, और अमीर है वो। प्रेम जी, ये बताइए, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जब इतने आदमी पूछ रहे हैं, खाली एक पीएम साहब के बोलने से तो नहीं होगा ना काम। अगर विपक्ष वाले सही है तो उनको बताना चाहिए कि इसलिए आप गलत बोल रहे हैं। पीएम साहब खुद ही उसका क्लेरिफिकेशन करें। सबसे बड़ी चीज यही है। खाली विपक्ष कोई भी चीज पूछेगा तो उसका जवाब तो पीएम साहब को देने को बनता है। या पीएम साहब कुछ बोल रहे हैं, उसका विपक्ष जब जवाब देती है तो सुनने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं? उनको सोचना चाहिए। आज वो अगर शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की अपनी एक राय बेहद महत्वपूर्ण होती है और वो बेबाकी के साथ अपनी राय को इस मंच पर साझा करते हैं। अपने चर्चा पे वापस लौटते हैं। शिवचरण कश्यप जी, कौन सी जाति की हिस्सेदारी, किस राजनेता ने ये हिस्सेदारी जताई या दिखाई राजनीति में, अगर बात की जाए? ये सवाल राज अग्रवाल जी ने उठाया, जो जनजाति जनगणना की बात मांग कर रहे थे नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी की। तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी और नेताजी अगर पिछड़ी जाति के लिए संघर्ष नहीं करते तो आज पिछड़ों को और गुलाम बना दिया गया होता। अरे मैं तो पूछता हूँ, अरे पूरा क्वेश्चन छोड़िए, नेताजी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और पिछड़े को क्यों नहीं बना दिया अपने यहाँ? आप हमारे यहाँ का संविधान हमारे लोकतंत्र उठा के देखिए। हमारे पूरी बात सुन लिया करो पहले भाई। 12 से 13 जो है हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर आप पिछड़ी जाति की ही बात कर रहे हैं, आपके यहाँ पिछड़ी जाति के लिए संघर्ष कर रहे थे आपके नेताजी, तो अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का लिए बना के गए। तुम्हें क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्यों नहीं है भाई साहब? आप लोग बात कर रहे हो ना जनगणना की। अरे आप अपने, अगर आपको लग रहा है कि अरे आपको लग रहा है कि पिछड़ी जाति में आप ही को लग रहा है चाहिए तो तुम्हारे पिछड़े समाज के अगर मोदी शिव चरण कश्यप जी, जब टिकट देने की बारी आती है तब बहुत बारीकी से देखा जाता है कि कौन सी जनजाति में आता है, कौन अनुसूचित जाति में आता है, कौन पिछड़ा वर्ग में आता है। सभी राजनीतिक दल इस बात को बखूबी सोचते हैं, विचारते हैं, इसके बाद टिकट देते हैं। शिवचरण कश्यप जी, ठीक है। राज अग्रवाल जी, हमारे हैं, समझ रहे हैं ना? पिछड़े और अगड़े सब हमारे हैं।
कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने का कोई काम आप पिछड़े लोग कर तुम्हारे रहे हैं। साथ खत्म नहीं, अब करने के का चुनाव काम में देखना जनता क्या दल होता कर रही है। है। खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। चलिए, पिछड़ों को लोकसभा अभी चुनाव तुमने से देखा जातीय क्या जनगणना की मांग में ये तकरार सामने आ रही है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रेम नारायण जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम नारायण जी, आखिर जातीय जनगणना क्यों इतनी जरूरी है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले? अरे हम ऐसे ही बात करते हैं। ठीक है, सबसे आपकी पहले बात ऐसे खत्म आप होगी। लोग- शिवचरण जी, आप लोगों का शिवचरण कल्चर जी है। आते हैं आपके पास। यही आप लोगों का कल्चर है हमारा भाई। यही कल्चर रहता हाँ, है। यही है। तुमको सपा के तुम ही गुंडे कहेंगे, हैं। तुम शिवचरण एक जी। से ज्यादा यही- होगे तब कहेंगे आप। ठीक हमने है कभी कहा शिवचरण था? जी, राज अग्रवाल जी, ठीक एक है। आदमी को तुम ही कहा जाता है। प्रेम नारायण जी एक से हमारा ज्यादा सवाल संख्या है। होगी अरे, तब। कांग्रेस है। प्रवक्ता से हमारा सवाल है, आप लोग बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं डिबेट में। आप पार्टी को रिलेट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, एक रेपुटेटेड पार्टी से हैं, तो मुझे लगता है उसकी गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए आप दोनों मेहमानों सही को। बात कह रही हैं आप, और सोनी दोनों चौहान जी। दोनों इनसे कहिए दोनों कि ध्यान मेहमानों से रखें। गुजारिश है, राज अग्रवाल चैनल जी। पे बैठ के झूठ बोलना बंद कर दो, सच बोलना शुरू कर दो। जनता देखती है तुम्हें शिवपाल भी। जी, शिवपाल जी, आप तो अरे कमाल डिबेट कर को दिया। आप डिरेल लोग करने तो की आप कोशिश सच्ची कर बोलते रहे चले हैं आए, आप। तभी तो जनता ने निकाल के सत्ता से बाहर खड़ा कर दिया आप लोगों अब को। चुनाव में दिखाई पड़ेगा कौन अरे, कहाँ कितने ये तो आप पानी पिछले में 10 है। साल से कह रहे हो। पिछले 10 साल से कह रहे हो भाई। शिवचरण जी, शिवचरण जी, शिवचरण जी, अभी क्या हुआ? जातीय जनगणना का किसको कितना फायदा मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा सवाल है, प्रेम नारायण जी, जातीय जनगणना क्यों इतनी अहम हो गई है सीधी सी बात और है। किसको इसका कितना फायदा मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, ये भी थोड़ा सा समझाइएगा। पहले तो आपके जो पीछे से आवाज आ रही है, हम ये आग्रह करेंगे कि जहाँ से जो आवाज आ रही है बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि मैं म्यूट करा दीजिए जी। आया या नहीं आया वो देखने वाली बात। दूसरी जाति जनगणना के लिए आप एक चीज समझ लीजिए जी, क्यों जरूरी है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अपनी बात से रख रहे थे, अच्छे लगता है वो। लेकिन होता क्या है कि जोर से कोई बात बोल देने से सच जो है वो झूठ में तब्दील नहीं होता है या किसी तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता। मैं बड़ी चुपचाप होकर के पूरी बात सुन रहा था और उम्मीद करूंगा कि राजा जी भी मेरी बात को सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वैसे अपेक्षा और उम्मीद कम ही मतलब ये पूरी हो पाती है। देखिए, ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं। देश का निर्माण जो होता है, राष्ट्र का निर्माण जो होता है, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक संप्रदाय से या किसी एक वर्ग से नहीं होता है। और जब आप सभी के निर्माण की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात देखिए, सुविधा की बात, किसका लाभ, ये चुनावी उसकी बात छोड़ दीजिए। चुनाव में किसको लाभ होगा, क्या होगा, वो नहीं है। इंडिया गठबंधन का या इंडिया जो हमारा परिवार है, उसका प्रथम उद्देश्य है, हमारे जो सत्तासीन दल के लोग बैठे हुए हैं इस समय, डबल इंजन, जो दोनों इंजन लगभग इनके खराब की स्थिति में है, ये डबल इंजन वाले लोग जो बैठे हुए हैं और उसके द्वारा उस डबल इंजन के धुएं से ये पूरे देश को जो प्रदूषित कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उस प्रदूषण को रोकना है। अब आती है सवाल इसके की लिए जाति जाति गणना जनगणना क्यों जरूरी आवश्यक है? आप एक चीज समझ लीजिए, अभी बिहार में गणना हुई, ठीक है। बिहार में गणना होने के बाद आपने पाया कि बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े यानी कि टोटल जो पिछड़ा वर्ग है वो 63% आबादी है उसकी। सामान्य वर्ग की आबादी वहां 10% है। मोदी जी ऑलरेडी सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे चुके हैं। ठीक है। और SC ST का आरक्षण 22.5% होता है, ऑलरेडी मिला हुआ है। इस देश में जहां अगर बिहार के आंकड़ों को लेकर के हम पूरे देश में चर्चा करें, 63 को एवरेज 60% हम कह दें, 60% आबादी को आप 27% और कहीं 30%, कहीं 25% आरक्षण दे रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब करता है। अब ये कहेंगे कि नहीं, अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, वर्तमान में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अरे राजा साहब सुन लीजिए, आप लोगों के पास बहस के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। आपकी मानसिकता सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोला, आपकी मानसिकता क्या है। आपके मध्य प्रदेश की सरकार में
आपके गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो अभी एक जगह बैठे हुए थे, उनका वीडियो सामने है। वो ये बोल रहे थे, खानदानी और गैर खानदानी की परिभाषा बता रहे थे। जिनके दल के एक प्रदेश के गृह मंत्री को ये सलीका ना हो कि किसके बारे में क्या बात करनी है, क्या आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हो, आपके दिमाग में चूंकि मनुस्मृति के आधार पर आप चलते हैं, आप हक हकूक और रिश्तेदारी की बात करते हैं, आप पिछड़ों के हक और स्थान की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपकी सरकार जब से आई, भारतीय जनता पार्टी के साथी जब मंच पर आते हैं, पटल पर आते हैं, बहुत अच्छा खासा लेखा जोखा होता, चूंकि लिखने पढ़ने में आप लोग माहिर हैं, अच्छा लिखते हैं। 140 करोड़ देश की आबादी वाले देश में आपके प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बता देते हैं कि हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट राज किया। अग्रवाल जी, तो आंकड़े आप बताते हैं, आप आंकड़े ये बताइए, आपकी सरकार में 9.5 साल केंद्र की सरकार में और 6.5 साल भाई साहब 150 करोड़ व्यक्ति वोट तभी देता है जब उसको पूरे हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। राज अग्रवाल जी वापस लौटते हैं आपके पास। देश में 70 सालों में आपकी पार्टी ने शासन किया, आपने पिछड़ों को कौन सा आगे बढ़ा दिया भैया? किस चीज की बात कर रहे हैं? और जिन राज्यों में आज भी आपकी सरकार है, पहले वहां पर कराइए ना जनसंख्या। बहुत ऐसे राज्यों का जिक्र करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से कहेंगे अपनी बात को पूरा कर लें, इसके बाद जवाब लेते हैं। राज अग्रवाल जी आपका रुख करेंगे, इस बात का जवाब दीजिएगा। अपनी बात को पूरा कर लीजिए प्रेम नारायण जी। अरे बताइए ना, पहले ये बताइए कांग्रेस की सरकार थी ना। अच्छा फिर ये बताइए कि राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद में राहुल गांधी, क्यों भैया किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? परिवार छोड़ के पत्नी छोड़ अरे के कैसे आप परिवार फोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हम परिवार फोड़ नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि परिवार फोड़ दो। अरे बेटा रखो राजनीतिक वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस बात का जवाब लेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं देशवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि जातियों को भूल जाएं। ये जातियां आपके लिए जहर बनती जा रही हैं। मणिपुर का हालत आप देख लीजिए। जाति के चौधरी बनने के लिए लोगों ने, नेता बनने के लिए लोगों ने, दौलत पाने के लिए लोगों ने ये जो जाति व्यवस्था हजारों साल की पुरानी थी उसे जागृत कर दिया। ये देश खंड खंड होने वाला है। विदेशियों की चालें हैं, ये आपको गुमराह कर रही हैं। अपने एजेंसियां लगाए हुए हैं आपके पीछे। उसी को कोई नहीं काबिल बना सकता है। मनुष्य अपने को स्वयं काबिल बनाता है, काबिलियत को सिद्ध करता है। सदियों से होता आया है, होता रहेगा। लेकिन जो भी था वो 47 में सब कुछ तय हो गया। बार बार नहीं कोई चीज तय होती। राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। जनजातीय जनगणना की जो मांग है वो ऐसे समय में उठ रही है, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये मांग, और एक सुर में जिस तरीके से क्यों जाति के आधार पर आरक्षण चाहिए, क्यों जनजातीय जनगणना इतनी जरूरी हो चली है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और सियासत भी इस बात को लेकर चरम पर है। फायदा नहीं तो फिर ये सियासत क्यों। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलिए, जनजातीय जनगणना की जो मांग है वो यूपी से लेकर बिहार से ये सियासी बयार अब यूपी तक पहुंच चुकी है और ये मांग तेज होती नजर आ रही है। इसी को लेकर हम आज जनहित में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद राज अग्रवाल जी आपका रुख करेंगे और जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मांग, अब बिहार के बाद बिहार ने आंकड़े जारी किए तो अब उत्तर प्रदेश में भी इस पर सियासत शुरू हो गई। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में शायद कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसको आंकड़े ना पता हो जातियों के, और वहां पर जातियों के नाम पर वोटिंग भी कोई नई बात नहीं है। और अब ये उत्तर प्रदेश में भी मांग बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है। देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है और इस समय सभी राजनीतिक दल, खासकर विपक्ष करना जो इंडिया गठबंधन है वो कह लीजिए, चाहे भाजपा का जो राजग है वो कह लीजिए, हर एक ऐसे मुद्दों की तलाश में है। और ये नीतीश जी ने एक बड़ी कह लीजिए बड़ी एक चाल चल दी है चुनाव को देखते हुए कि और बिहार से इसकी शुरुआत जी
काफी समय से मांग चलती चली आ रही थी। भाजपा के सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी हो चुकी है, वो भी उसी जातियों की राजनीति कर रही हैं, उसी दल के बना करके। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये एक पूरे देश में इस समय माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि अब इसमें भाजपा को बताना पड़ेगा, भाजपा को खुल के आना पड़ेगा। और अभी मोदी जी का प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया, तो वो मतलब उन्होंने कहा कि देश को बांटने की बात हो रही है, लेकिन जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। खासकर नीतीश जी ने एक बड़ा दांव चल दिया है और ये देगा लोकसभा चुनाव में भी, और इसका बड़ा फायदा और किसको नुकसान होगा ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के ये एक बड़ा मुद्दा यूपी में और खासकर बिहार में, चूंकि इन सब कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पे जातियों को लेकर के बड़ी राजनीति होती है और पूरा राजनीति उसी पे ही चलती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये नीतीश जी ने एक भाजपा के सामने एक संकट पैदा किया है। बीजेपी के सामने एक संकट भी है और बीजेपी को इस पर एक उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राज अग्रवाल जी, आपका रुख करेंगे। जैसा कि आप कांग्रेस प्रवक्ता को सुन पा रहे थे, प्रेम नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ओबीसी विरोधी मानसिकता को बीजेपी दिखाती है। देखिए सोनी चौहान जी, कोई सी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहते हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और वह वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था पर ही चलती है। हम पूरे समाज को अपना मानते हैं। हम जातियों में विभाजित करने की व्यवस्था नहीं रखते हैं। चुनाव भले ही जातिगत आधार पर होते हो या राजनीति भले ही जातिगत आधार पर होती हो, ये सारी चीज सोचने की व्यवस्था बीजेपी को चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए जातिगत जनगणना क्यों नहीं जरूरी है, क्लियर करना चाहिए। ये जो फैसला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का होगा और वह आवश्यक समझेंगे तो इस पर बोलेंगे भी। और जो है इसका हाँ या ना में जो भी आप पूछना चाह रहे हैं वह जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही भाजपा अग्रवाल जी, अगर देखा जाए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जाति के आधार पर विपक्षी पार्टियां जो हैं बांटने की कोशिश कर रही हैं, बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, बीजेपी क्या कर रही है, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश अगर की जा रही है तो कैसे इसको आप समझा सकते हैं? अगर जातिगत जनगणना होती है तो किस आधार पर विभाजन हो जाएगा और इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट होंगे? व्यक्तिगत आरक्षण के आधार पर जो इसके समर्थक दल और नेता हैं उन्होंने एक जुमला भी भेजा है। आप देखिए ना, ये कह रहे हैं जिसका जितना जिसकी जितनी संख्या उसको उतना मिल जाना चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई? अगर धर्म के आधार पर ये जातिगत समीकरण धर्म के आधार पर होने लगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो क्या सारे जितने भी संसाधन हैं भारतवर्ष के वह क्या पूरी हिंदू धर्म को दे दिए जाएंगे? इस आधार पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती मैडम। ये सारी चीजें जातिगत तरीके से भारत को बांटने की एक साजिश है, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है व्यवस्था जो है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जो भी रास्ता होता होगा, जो भी व्यवस्था होती होगी उसको सोचेंगे, समझेंगे, निकालेंगे। चलिए, हालांकि प्रेम नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन दरअसल इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए प्रेम नारायण जी, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ईडी की छापेमारी के बाद आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लगातार प्रदर्शन, सुरक्षा व्यवस्था, आपको सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता थे वो लगातार विरोध कर रहे थे इस बात को लेकर कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये अहम खबर सामने आ रही है, ईडी की छापेमारी के बाद आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आप सांसद संजय सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कहा जाए या कई अहम मसलों को लेकर ईडी सीबीआई को लेकर भी गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है इन सरकारी एजेंसियों का, ये आरोप लगाते रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप
लगाए गए। और एक बार आपको फिर से बता दें, ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बीजेपी भी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। लगातार आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, ईडी जिस तरीके से लगातार पूछताछ और छापेमारी कर रही थी, जो मिलने वाले थे, जो रिश्तेदार थे, उनके यहाँ, कई पत्रकारों के यहाँ भी ये छापेमारी की गई। और अब जो खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर, आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी। ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी प्रदर्शन के बावजूद लगातार, आपको बता दें, लगातार सुबह से ही संजय सिंह के आवास पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका जमावड़ा लगा रहा। हालांकि कई लोगों की इस बीच गिरफ्तारी भी हुई और एक उग्र प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई। और अब जो खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर, ईडी ने सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार पूछताछ की जा रही थी आप सांसद संजय सिंह से, और पूछताछ के बाद फिलहाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि लगातार आप सांसद संजय सिंह या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान लगाते रहे हैं, और एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार छापेमारी और पूछताछ के बाद आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए, लगातार ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर से पूछताछ के बाद ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, निश्चित तौर पर सोनी, अगर देखा जाए तो पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया, लंबी एक तरीके से प्रक्रिया, पूछताछ महीनों, उसके बाद मनीष सिसोदिया अंदर। संजय सिंह ने पिछले दिनों जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसको लेकर अगर कोई देश में, अगर आप देखेंगे पुराने बयानात निकालेंगे सोनी, तो देश में सर्वाधिक बोलने वाला नेता संजय सिंह है, जिन्होंने ईडी और सीबीआई के खिलाफ सर्वाधिक बोला होगा कि उसका दुरुपयोग ये मौजूदा सरकार कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक संजय सिंह ने एक तरीके से एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में मोर्चा खोल रखा था। और जो संजय सिंह के पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह लगातार अडानी पर, राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता है तो वो संजय सिंह ही सदन में थे, जो अडानी पर लगातार हमले कर रहे थे, उनकी जांच की मांग कर रहे थे, उनकी 20 शेल कंपनियों की जांच की मांग कर रहे थे। संजय सिंह बहुत आक्रामक थे और जाहिर सी बात, उनको सस्पेंड करके एक बार नसीहत दी गई कि सुधर जाओ। उसके बाद भी लगातार संजय सिंह ईडी और सरकार पर हमला कर रहे थे। और पिछले दिनों संजय सिंह के घर के बाहर एक संजय सिंह ने पोस्टर लगा दिया था कि ईडी आओ, आपका स्वागत है। और आज ईडी उनके घर पहुंच गई। मसला 32 लाख चंदे जुटाने का मामले में उन्हें अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ सुबह से चल रही, लेकिन ये सोनी टेक्निकली हिरासत में सुबह ही ले लिया था उनको, पूछताछ उनके घर ही में चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन टेक्निकली अभी ईडी ने कहा कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश अरोड़ा नाम का जो शराब व्यापारी, जिसको लेकर ये ताना बाना पूरा बुना गया, वो मुख्य आरोपी है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। सरकारी गवाह लोग कैसे बनते हैं ये सभी को पता है। सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा बन गया और दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मनीष सिसोदिया से मुलाकात संजय सिंह ने ही करवाई थी। और
इसी कनेक्शन को जोड़ते हुए ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। महज 32 लाख रुपए चंदे जुटाने के मामला है जो संजय पर जो सीधा आरोप बनता है। तो कुल मिलाकर सरकारी गवाह, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो यहाँ पर नजर आ रहा था, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी सीबीआई को लेकर और देखा जाए तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए और एक कॉन्फिडेंस लेवल कुछ इस तरीके का दिखा कि जैसे कि वाकई एक गलत तरीके से एक तानाशाही रवैया बीजेपी का नजर आ रहा है, जो कि आरोप भी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने कट्टर ईमानदार का नारा उन्होंने दिया था, कहा था मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने कहा कट्टर बेईमान है। ये आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इसके बीच पिछले 2 साल से रिश्ते एक अलग तरीके से जो परिभाषित किए गए हैं, एक अलग तरीके के रिश्ते बन गए हैं। अभी खबर मिली कि संजय सिंह के आवास के बाहर हजारों जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है ईडी और सीबीआई के खिलाफ, और ये जो अभी भी उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की उसके खिलाफ। अब ऐसा लग रहा है देश के जो जितने विपक्ष शासित राज्य हैं, सोनी पहले सीबीआई के दुरुपयोग का वो आरोप लगा रहे थे, आम आदमी पार्टी अपने आप में अभी स्टैंड पर वो कायम है कि भाई उनके सारे नेताओं को निर्दोष जेल में भेजा जा रहा है और मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिले, इसके लिए भी तमाम तरीके से सुनवाई आगे पीछे की जाती है, टाली जाती है, पुलिस लेट लतीफ करती है, तथ्य नहीं देती है, ईडी और सीबीआई जो तथ्य नहीं देती है, इस तरह के आम मामले हैं। लेकिन जो क्लियर कट ये तो सब जो मामले हैं ही है। संजय सिंह पर 32 लाख रुपए चंदा जुटाने मदद करने में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीधे सीधे जो अभी कल ही, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी कल ही मुश्किल से 26-28 घंटे बीते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सिंह की बेंच ने एक जो 2 बिल्डर भाई थे उनको जो रियल एस्टेट कारोबारी थे उनको ईडी ने गिरफ्तार करके रखा था, वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सिंह की बेंच ने कहा, ईडी को बुला के फटकार लगाई कि आपका जो प्राचीन स्वरूप है, जो पुराना स्वरूप था ईडी का, उस पर आ जाइए आप। अब आप जो हैं, आप विद्वेष से, राजनीतिक विद्वेष भावना से आप काम कर रहे हैं। ईडी को कल ही कहा कि आप विद्वेष भावना से काम कर रहे हैं और दोनों बिल्डर भाइयों को छोड़ने के आदेश दिए और नए सिरे से कहा कि जब किसी की गिरफ्तारी करेंगे तो किन किन मामलों में गिरफ्तारी की तुरंत उसको एक रुक्का लिख कर देंगे। कल ही कहा, आज संजय सिंह के यहाँ पहुंच गई। जो विपक्ष है, सत्ता विरोधी दल है और जो सत्ता का विरोध करते हैं इस देश में पत्रकार, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो मसला कुल मिलाकर ये है कि जो अभी आरक्षण वाला जो मसला है, जो रिपोर्ट आई सर्वे बिहार से, वो बहुत एक तरीके से बीजेपी और उसके लिए बहुत सूटेबल नहीं है, बहुत दिक्कतें पैदा इसको लेकर भी संजय सिंह ने कहा कि ये बेहद जरूरी है गणना, क्योंकि सरकारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच सके। इसको लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जाहिर सी बात जो जिसके विचारधारा होती कहता है, लेकिन जो आरोप है विपक्ष का और जो सत्ता जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं पत्रकार, सरकार के खिलाफ लिखते हैं, कल पत्रकारों पे गिरफ्तारियां और मुकदमे लिखे गए और उनसे पूछताछ की गई न्यूज क्लिक के मामले में। जाहिर सी बात है, अगर सोनी चौहान या दुर्गेन्द्र चौहान किसी चैनल में काम करते हैं तो उनको तो उसके बदले तनख्वाह मिलती है। अब चैनल में पैसा कहाँ से आ रहा है उनको तो पता नहीं है, तो इसकी एवज में पत्रकारों की गिरफ्तारी क्यों, इसको लेकर सवाल उठाया गया। विपक्ष और जो मीडिया, जो पत्रकार हैं, उनका सीधे सीधे आरोप है कि मुंह पर ताला लगाने के लिए कि मेरे खिलाफ बोलो मत, नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। जैसा कि पुणे वाला का बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये प्रतिशोध की भावना नहीं है जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, बल्कि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस इस बात का समर्थन नहीं करती। और साथ ही क्या अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? बात है, उनके 3 बड़े नेता, केजरीवाल को छोड़कर 3 बड़े नेता जो पार्टी को एक तरीके से गति दे रहे थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन, 3 बड़े नेता जेल में हैं। लेकिन सोनी, इन गिरफ्तारियों से एक अलग तरीके का संकेत और संदेश भी पूरे देश में जाएगा, ये इसको कोई कह नहीं सकता। जो ठीक है, हो सकता है कि अगर बहुत कुछ संभव कि सरकारी पक्ष या सरकार
ये कई दलील हो सकती कि भाई संजय सिंह ने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके उलट जो विपक्ष है वो कहता है कि जो लोग जिनके खिलाफ भयानक गंभीर अपराध हैं भ्रष्टाचार के, वो जब आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। अभी अब देखिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनको आपने पार्टी में ले लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, उनको आपने गठबंधन में जोड़ लिया, एनसीपी के नेता तो अजीत दादा पवार, उनको आपने लिया। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 27,000 करोड़ 17,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, 3 दिन बाद वो शपथ ले लेते हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये पब्लिक के बीच चर्चा बन रही है, और अभी विपक्ष और पत्रकारों का एक बड़ा तबका ये कह रहा है कि उनकी जुबान पर ताला लगाया जा रहा है, बिल्कुल डराया जा रहा है। सुनिए, बिल्कुल देखा जाए तो लोकतंत्र में अब ये बोलने का अधिकार नहीं है कि अगर सत्ता पक्ष में कोई दोषी है तो उसे आप दोषी नहीं कह सकते या भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। और ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो ये भी कहा जा सकता है कि वाकई ये जो सरकारी हमारी एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। अगर ये आपसे मेरा सवाल है तो निश्चित तौर पर ये जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, ये कटघरे में हैं, विपक्ष की कटघरे में हैं। और अभी तो लगभग 10-11 राज्यों ने तो सोनी सीबीआई के लिए लिख कर दे दिया कि मेरे राज्य में सीबीआई नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई का गठन हुआ था, और उस एक्ट में है कि अगर कोई राज्य नहीं चाहता है तो सीबीआई उसके यहाँ नहीं जांच कर सकती। तो अब विपक्ष कह रहा है कि उसके जो केंद्र सरकार है उसके पास अब अपनी सत्ता को आगे बचाने और सत्ता को चलाने के लिए ईडी ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से वो नेताओं को डरा रहे हैं, पत्रकारों को डरा रहे हैं, उन सारे लोगों को डरा रहे हैं जो आवाज उठाते हैं सरकार के आर्थिक घोटालों की, सरकार के अंदर चलने वाली चीजों की, चाहे अडानी को लेकर हो, चाहे अन्य लोगों को लेकर हो, जो भी भ्रष्टाचार के सवाल उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अभी हाल में सीएजी ने भी बहुत सारे सवाल सरकार के कामकाज को लेकर और उसके जो आर्थिक जो अर्थतंत्र है उसको लेकर उठाए हैं। इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें लगातार विपक्ष बहुत सारी चीजों को एक्सपोज करने का दावा कर रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी को साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से अहम खबर, आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, सामने आपको बता दें आते रहे हैं कि ये कहा जाता रहा है कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक बार फिर से जो ये तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें सत्ता विपक्ष के द्वारा ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर कोई नेता विपक्ष से सत्ता पक्ष में चला जाता है तो वो बेदाग हो जाता है, तो लोकतंत्र में ये किस तरीके की तानाशाही सामने आ रही है। हालांकि ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये तानाशाही रवैया सरकार का नजर आ रहा है। तो पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले समय में इसके क्या कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ईडी ने सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार पूछताछ छापेमारी के बाद अब आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आ रहा है और 32 लाख के चंदा जुटाने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब कांड को लेकर आपको बता दें एक बार फिर से, आप सांसद संजय सिंह का जो कनेक्शन वो दिनेश अरोड़ा से पाया गया, जिसके आधार पर ईडी ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है आप सांसद संजय सिंह को। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर।
तो ईडी को कुछ साक्ष्य मिले, जिस तरीके से 32 लाख का जिक्र सामने आया है और इसी के आधार पर ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। छापेमारी के बाद, पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई। तो आपको बता दें, छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार पर करारा हमला भी बोला। लगातार आरोप और प्रत्यारोप के बीच ये अहम खबर सामने आ रही है कि ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि कुछ साक्ष्य सामने आए जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो तानाशाही रवैया और ये लगातार आरोप लगते रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें कुछ सामने आई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। ईडी की छापेमारी के बाद से लगातार वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और आपके जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके बीच और प्रशासनिक अमले के बीच एक तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। यानी कि आक्रोशित आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाई। लेकिन इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी आप सांसद संजय नेता को एक ईमानदार जन नेता करार दिया और इसके बाद पूछताछ और छापेमारी 10 घंटे तक ये पूछताछ चली और इसके बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि लगातार आम आदमी के सांसद संजय सिंह अडानी को लेकर हमलावर नजर आए। इसी के साथ फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।